अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम इंग्लिश कोड 504 का लेसन नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन हाइपोथेसिस। पिछले लेसन में हमने कुछ क्वेश्चंस के हाइपोथेसिस को डिस्कस किया था, जिनके टाइटल्स को अब उन्हीं की थोड़ी थोड़ी सी जो डिटेल है, एक एक पैराग्राफ जो है वो उनके ऊपर अभी बात की जाएगी। तो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि आपके लिए वीडियोस को मज़ीद बेहतर बना सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन हाइपोथेसिस। According to Creation's learning system has only one function, that is as a monitor or editor. It comes into play only to make changes in the form of our utterances. Acquisition initiates the utterances and is responsible for fluency. This monitor is thought to alter the output of the acquired system. अब क्रिएशंस के जो लर्निंग सिस्टम उसके मुताबिक जो लर्निंग सिस्टम है वो सिर्फ एक ही फंक्शन करता है, या वो मॉनिटर करता है या एडिटर करता है, या वो चीज़ों को जो हमारे अंदर ऑलरेडी चीज़ें हैं उन्हीं को कुछ वो उसी में चेंजेस करता है, या फिर वो सिर्फ उन्हीं को अल्टर करता है, उन्हीं को चेंज करता है। This hypothesis is criticized because the monitor doesn't operate all the time, as pressures and demands of conversing in real time often doesn't allow it. Moreover, it is impossible to test the claims empirically. अब ये जो मॉनिटर मॉडल था, जो मॉनिटर हाइपोथेसिस था, ये क्यों इसको क्रिटिसाइज़ किया गया? क्योंकि ऑल द टाइम तो इस तरह नहीं होता है कि सिर्फ आप मॉनिटर नहीं कर रहे होते, आप चीज़ों की फ्लुएंसी को नहीं कर रहे होते, बहुत सारी चीज़ें लर्निंग सिस्टम के अंदर चल रही होती हैं। एक तो इसकी ये वजह थी, और दूसरा ये कि इसको आप टेस्ट नहीं कर सकते थे प्रैक्टिकली, तो इस वजह से ये फेल हो गया। सेकंड कहते हैं जी, नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस सेज दैट वी एक्वायर द लैंग्वेज रूल्स इन अ प्रिडिक्टेबल ऑर्डर दैट कैन नॉट बी डिटरमाइंड सॉलिडली बाय फॉर्मल सिंप्लिसिटी। अब जो नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस है वो ये कहता है कि हम जो लैंग्वेज एक्वायर्ड करते हैं वो एक रूल्स के तहत करते हैं, जिनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मतलब हम सिंपली उनको फॉर्मल तरीके से हम उनको डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते, सामने नहीं लेके आ सकते, कुछ नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं इसमें। दिस हाइपोथेसिस इज क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग टू स्ट्रॉन्ग. It ignores well-documented cases of language transfer or individual variability. अब इस हाइपोथेसिस को क्रिटिसाइज इसलिए किया गया क्योंकि ये वेल डॉक्यूमेंटेड, और जितने भी दूसरे केसेस थे जो फॉर्मल तरीके से जिनको टेस्ट किया गया था, ये उन सब को डिनाई कर रहा है, ये उन सब को इग्नोर कर रहा है, तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। It is based almost exclusively on the morpheme studies, which reflect accuracy of production rather than acquisition sequence. और दूसरा इसमें यह था कि जो नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस था, ये किसके बारे में बात करता था? ये सिर्फ हमारी जो प्रोडक्शन है उससे रिलेटेड है, जो मॉर्फीम की स्टडी हमने की है उसी से रिलेटेड है, ना कि ये बाकी जो सीक्वेंस सारा एक्वायर करने में आ जाता है, उन सारी चीज़ों को ये एक साइड पे कर देता है। नेक्स्ट आ जाता है जनाब के इनपुट हाइपोथेसिस। Input hypothesis is linked to the above mentioned hypothesis. It claims that we move along the developmental continuum by receiving comprehensible input. Too simple or too complex input will not be useful for acquisition. अब जो इनपुट हाइपोथेसिस है वो ये कहता है कि हम जहाँ भी जाते हैं तो हमें इनपुट एक मिल रही होती है, हम एक काबिल फ़हम इनपुट हमें रिसीव हो रही होती है। अगर वो बहुत ज़्यादा सिंपल होगी या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी तो वो हमारी एक्विजिशन के लिए यूज़फुल नहीं होगी। इट क्लेम्स दैट स्पीकिंग इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ एक्विजिशन एंड नॉट इट्स कॉज। अब जो स्पीकिंग है ये हम जो एक्विजिशन इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ एक्विजिशन, जो हम सुनते हैं, जो एक्वायर करते हैं, ये उसके रिज़ल्ट के तौर पर हम बोलते हैं। स्पीच कैन नॉट बी टॉट डायरेक्टली। अब जो स्पीच है वो आप डायरेक्टली किसी को पढ़ा नहीं सकते। इट इमर्ज ऑन इट्स ओन एज अ रिजल्ट ऑफ बिल्डिंग कॉम्पिटेंस वाया कम्प्रिहेंसिबल इनपुट। स्पीच आप किसी को पढ़ा नहीं सकते, ये उस सूरत में आप बोलते हैं जब आपको एक अच्छी इनपुट, काबिल फ़हम, काबिल समझ एक इनपुट आपको मिल रही होती है। फर्दर इट सेज दैट इफ़ इनपुट इज़ अंडरस्टूड
द नेसेसरी ग्रामर इज़ ऑटोमेटिकली प्रोवाइडेड। अब सेकंड फिर आगे ये कहता है कि जब हमें एक इनपुट मिलती है जो हमें समझ आती है, तो जो हमारे अंदर एक जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, लैड है, वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट करती है और हमें वो ग्रामर जो प्रोवाइड करती है, जो भी ग्रामेटिकल रूल्स हमने जिस हिसाब से हमने सेंटेंस को बोलना होता है तो वो हमें रूल प्रोवाइड करती है। दिस हाइपोथेसिस इज क्रिटिसाइज फॉर बीइंग वैग एंड इम्प्रिसाइज। अब इसको क्रिटिसाइज़ किया गया कि एक तो ये बहुत ज़्यादा कोई क्लियर नहीं है और कोई प्रिसाइज भी नहीं है, मतलब कोई इस तरह से नहीं है कि इसकी प्रिसीजन इसकी कोई ख़ास नहीं है कि हम इसको किस तरह से देख सकें। It is impossible to verify the theory as no independently testable definitions are given। और इसको टेस्ट भी नहीं किया जा सकता बिकॉज कोई भी इस तरह की कोई डेफिनेशंस या कुछ इस तरह का कोई अमल इसमें नहीं दिया गया। नॉट डज द सीरीज स्पेसिफाई द इंटरनल वर्किंग ऑफ द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस वेयर एक्विजिशन एक्चुअली टेक प्लेस। और ना ही इस हाइपोथेसिस के अंदर जो ना ही इसमें मतलब जो थ्योरी है, जो भी हाइपोथेसिस है, इसमें लैड के बारे में फंक्शन का भी नहीं बताया गया जिसमें एक्चुअली जो लैंग्वेज आपकी टेक प्लेस हो रही होती है कि वो किस तरह से काम करता है। Just comprehensible input is not enough. Learners also need to let that input in as it is। अब सिंपल इनपुट ही इनफ नहीं है, बल्कि लर्नर को भी देखना है कि वो कौन सी इनपुट, कौन सी ऐसा सेंटेंस है जिसको वो एज एन इनपुट रिसीव करेंगे। अफेक्टिव फिल्टर supposedly determines how receptive to the input a learner is going to be। जो अफेक्टिव फ़िल्टर मतलब लगे होते हैं, जिससे क्या होता है कि जो लर्नर होता है उसे ये पता चलता है कि कौन सी इनपुट उसके लिए अच्छी है, जिसको मतलब वो एज ए कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट लेकर आगे प्रोसेस करेगा। दिस फिल्टर कैप्चर्स रिलेशनशिप बिटवीन अफेक्टिव वेरिएबल्स एंड एक्विजिशन प्रोसेसेस। इट पोजिट्स दैट acquirers vary with respect to the strength or level of their affective filter। Learners' attitude towards second language acquisition determines their input and affective filter। Major criticism on this hypothesis claims it to be vague and theoretical। और जो इसके बारे में कहा गया वो ये था, इस हाइपोथेसिस के बारे में जो क्रिटिसिज्म था वो ये था कि एक तो ये भी वैग्यू है, मतलब कोई वाजे नहीं है, गैर वाजे है। और दूसरा इसके बारे में ये कहा गया था कि जो लर्नर्स है उसका एटीट्यूड टूवर्ड्स सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन डिटरमाइंस देयर इनपुट एंड इफेक्टिव फिल्टर। जो सेकंड लैंग्वेज को लर्न करने के बारे में जो लर्नर्स का एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो इसलिए इसको भी कर दिया गया। अब नेक्स्ट आ जाता है जी स्कमन acculturation model of second language acquisition। It views second language acquisition from a radically different angles and also remained influential during subsequent decades। ये एक अलग एंगल से इसने देखा। Schumann noticed that early interlanguage resembled Pidgin language with characteristics feature। अब इंटर लैंग्वेज हमने पढ़ी थी कि इंटर लैंग्वेज क्या होती है, जब आप सेकंड लैंग्वेज लर्न कर रहे होते हैं, एक्वायर कर रहे होते हैं, तो दरम्यान में एक ऐसी स्टेज आती है जब आपकी एक इंटरमीडिएट सी लैंग्वेज बन जाती है, तो उसको इंटर लैंग्वेज कहा जाता है। तो उसने इस बात को नोटिस किया कि जो स्कूमैन था उसने नोटिस किया कि जो आपकी इंटर लैंग्वेज है वो पिटगन लैंग्वेज के साथ अपनी करेक्टरिस्टिक्स में रिजेंबल्स करती है, उसके साथ मिलती जुलती है। सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन वाज कंपेयर्ड टू द कॉम्प्लेक्सिफिकेशन ऑफ पिटगन्स। अब सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन को उसने कंपेयर किया जिस तरह से पिटगन्स में कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लिकेशंस आती है, जो उसमें पेचीदगियाँ आती हैं, जो जिस तरह से वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है उस तरह की। This process was linked to degree of acculturation of learners। The closer they feel to the target language community, the better learner will acculturate and vice versa। अब इस जो प्रोसेस है, ये जो इसमें क्या था कि जितना लर्नर्स उसको दुरुस्त कैसा करेगा, लर्नर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जितना वो अपनी टारगेट लैंग्वेज की कम्युनिटी से करीब होगा उतना ही ज़्यादा वो अच्छे से जल्दी से लैंग्वेज को सीखेगा। जितना वो टारगेट लैंग्वेज कम्युनिटी से दूर होगा उतना ही उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा लैंग्वेज को एक्वायर करना। दिस मॉडल वाज इन्फ्लुएंशियल इन ओपनिंग अल्टरनेटिव लाइंस ऑफ रिसर्च कंपेयरिंग second language acquisition with Pitkinization and Creolization and bringing to the fore social and psychological variables along with their role and second language learner। अब इस मॉडल को ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रहा बिकॉज इसकी जो ओपनिंग लाइंस थी
कंपेयर करना सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन को पिडगिनाइजेशन के साथ और क्रियोलाइजेशन के साथ, तो ये इन दो फैक्टर्स की वजह से इस लैंग्वेज को, इस थ्योरी को थोड़ा सा इन्फ्लुएंशियल समझा गया। और नेक्स्ट इसने क्या किया, दी ब्रिंगिंग टू द फोर सोशल एंड साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स अलॉन्ग विद देयर रोल्स इन सेकंड लैंग्वेज लर्निंग। फिर इसकी हाइपोथेसिस की वजह से सेकंड लैंग्वेज लर्निंग में दो तरह के जो वेरिएबल्स, दो तरह की जो फैक्टर्स हैं वो सामने आए। एक सोशल फैक्टर थे और सोशल वेरिएबल्स से, और साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स से। इस वजह से भी इसको थोड़ा सा इन्फ्लुएंशियल समझा गया। अकॉर्डिंग टू द मॉडल, success depends on the extent to which learners adopt fully to target language a culture. Two major factors are identified in acculturation: social distance and psychological distance. अब इसमें दो तरह के फैक्टर्स आ गए थे, एक सोशल डिस्टेंस था और एक साइकोलॉजिकल डिस्टेंस था। सोशल डिस्टेंस में क्या आ जाता है, द फैक्टर रेफर्स टू दोज इन्वॉल्विंग द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज ग्रुप एंड द एबिलिटी फॉर द लर्नर्स टू बिकम क्लोजर टू दैट टारगेट लैंग्वेज ग्रुप। Among these factors are the social dominance of the language group, the ability for the individual to integrate into the group, the cohesiveness and size of the group, the attitude of both group and the individual towards each other, and the length of the exposure between the two. अब सोशल डिस्टेंस में क्या था कि जो लर्नर अपनी लैंग्वेज को, जो टारगेट लैंग्वेज लर्न कर रहा है उसका, उस टारगेट लैंग्वेज, उस जो सोशल ग्रुप है उस लैंग्वेज का, उसके साथ उसका क्या रिलेशन है, कितना उसको लैंग्वेज एक्सपोजर है, उनका एक दूसरे के बारे में बिहेवियर कैसा है, उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग कितनी है, इसको सोशल डिस्टेंस कहा गया। साइकोलॉजिकल डिस्टेंस factors refers to the extent to which individual learners cope psychologically with learning and second language. Among these factors are anxiety, motivation and self confidence. और साइकोलॉजिकल डिस्टेंस में क्या आया कि आपको लैंग्वेज एंग्जाइटी कितनी है, आप कितने मोटिवेटेड हैं, और सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।